भौतिक विज्ञानी नील्स बोर ने एक बार कहा था, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, खासकर भविष्य के बारे में। और ये बात शायद आर्थिक नीति बनाते समय तो सबसे ज्यादा सच होती है। नमस्कार, और इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक की। उसकी स्वतंत्रता कैसे विकसित हुई, इसका इतिहास क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हाँ, और ये विषय सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक लेख पर आधारित है। उसमें फेड की स्वतंत्रता से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं और मौजूदा चुनौतियों का अच्छा विश्लेषण है। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि एक सेंट्रल बैंक की आज़ादी, उसकी स्वायत्तता क्यों जरूरी होती है। हाँ, और उसे किन राजनीतिक और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ता है, और क्या हम वाकई, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, एक नए आर्थिक दौर की दहलीज पर खड़े हैं। और ये विश्लेषण उन सब के लिए अहम है जो आर्थिक नीति, करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, और खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गहरी समझ बनाने में मददगार हो सकता है। इस सफर में हमारा साथ देने और लेख के बारीक पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो हमारा मकसद है इस ORF लेख की मुख्य बातों को समझना, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके सही संदर्भ में देखना, और ये जानना कि सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता के असली मायने क्या हैं, खासकर आज के बदलते हुए दौर में। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1965 से। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन। उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन विलियम मैकचेस्नी मार्टिन को अपने टेक्सास फार्म पर एक बारबेक्यू पर बुलाया। सुनने में तो लगता है कि बस एक न्योता था। हाँ, लेकिन असल में मामला कुछ और था। जॉनसन खुश नहीं थे क्योंकि मार्टिन ब्याज दरें बढ़ाने का सोच रहे थे। और जॉनसन उन पर दबाव बनाना चाहते थे। बिल्कुल। हाँ, ये घटना दिखाती है कि ये जो मौद्रिक नीति पर नियंत्रण का मुद्दा है ना, ये सरकार और सेंट्रल बैंक के बीच हमेशा से ही एक टेंशन का पॉइंट रहा है। जॉनसन चाहते थे कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े, भले ही महंगाई बढ़ जाए। हाँ, चुनावी साल या अपनी लोकप्रियता के लिए। बिल्कुल। जबकि मार्टिन का काम था कीमतों को स्थिर रखना। उस मीटिंग में मार्टिन ने जॉनसन को समझाने की कोशिश की कि देखिए, ब्याज दरें तय करना फेड का काम है, व्हाइट हाउस का नहीं। और जॉनसन को पीछे हटना पड़ा। हाँ, उस वक्त तो हटना पड़ा, लेकिन ये तनाव हमेशा बना रहा। और ये सिर्फ 60 के दशक की बात नहीं है ना, हाल में भी हमने ऐसा देखा है। निश्चित रूप से। जैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल को हटाने के तरीकों पर सार्वजनिक रूप से बात की। हाँ, याद है। या फिर FOMC की सदस्य लीसा कुक को निकालने की कोशिश। ये सब उसी पुराने तनाव के नए रूप हैं। ये लड़ाई काफी पुरानी है। बहुत पुरानी। 1964 में तो, जैसा लेख में भी जिक्र है, राष्ट्रपति जॉनसन के एक सलाहकार थे गार्डनर एकली। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो फेड की स्वतंत्रता को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, देखिए होता क्या है कि राजनीतिज्ञों को अक्सर कम ब्याज दरें पसंद आती हैं। हाँ, ताकि कर्ज सस्ता हो, लोग खर्च करें, इकोनॉमी बढ़ती दिखे। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, चुनावी लिहाज से भी, लेकिन इसका नतीजा होता है बढ़ती महंगाई, जो लंबे समय में आम आदमी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। तो सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता का जो मूल विचार है वो यही है कि उसे ऐसे शॉर्ट टर्म राजनीतिक दबावों से बचाया जाए ताकि वो महंगाई कंट्रोल करने जैसे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर फोकस कर सके। तो जो आजकल फेड की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ बयानबाजी मानकर छोड़ देना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं, और ORF लेख भी इसी तरफ इशारा करता है कि आज का संकट शायद पहले से ज्यादा गहरा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या संकेत हैं इसके? पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतें काफी बढ़ी हैं। हाँ, जिन्हें सेफ हेवन माना जाता है। और एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है बाजार कौन सा? से। TD सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के बॉन्ड पर जो रिटर्न मिल रहा है, वो अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड से भी कम हो गया है। ये तो बहुत अजीब है ना? क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी को तो दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। हाँ, हमेशा से। तो अगर निवेशक माइक्रोसॉफ्ट को अमेरिकी सरकार से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं, तो ये तो बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। ये वाकई एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ व्हाइट हाउस और फेड के बीच का एक तात्कालिक टकराव है, या हम किसी ज्यादा बड़े बदलाव के मुहाने पर हैं। जैसे कि क्या हम पिछले 40 सालों से जो कम महंगाई और कम ब्याज दरों का दौर देख रहे थे, वो अब खत्म हो रहा है,
क्या कोई नई मौद्रिक व्यवस्था बन रही है? इस मौजूदा स्थिति को बेहतर समझने के लिए कई एनालिस्ट हमें 1960 और 70 के दशक को देखने की सलाह देते हैं। हाँ, वो दौर काफी अहम था। ORF का लेख भी इसी ऐतिहासिक संदर्भ पर काफी जोर देता है, और ये तुलना सिर्फ इसलिए नहीं कि उस समय की कुछ मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियां आज जैसी थी, बल्कि इसलिए भी कि वो दौर हमें सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता के विकास और उसकी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, इस बारे में एलन ब्लिंडर की एक किताब है अ मॉनेटरी एंड फिस्कल हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1961-2021। उसमें काफी विस्तार से बताया गया है। वैसे कागज पर देखें तो 1951 में ही एक ट्रेजरी फेडरल रिजर्व समझौता हुआ था। हाँ, ट्रेजरी फेड अकॉर्ड। उसने फेड को सैद्धांतिक रूप से तो स्वतंत्रता दे दी थी, मतलब उसे सरकारी कर्ज खरीदने की मजबूरी से आजाद कर दिया था। हाँ, ताकि वो ब्याज दरें तय करने में ज्यादा आजाद हो। लेकिन असल में ये स्वतंत्रता पूरी तरह लागू होते होते 70 का दशक आ गया। तो 1963 में केनेडी की हत्या के बाद जॉनसन राष्ट्रपति बने। हाँ, उन्होंने बड़े टैक्स कट किए, ग्रेट सोसाइटी नाम से बड़े सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए, वियतनाम युद्ध का खर्चा बढ़ गया। मतलब सरकारी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिस्कल एक्सपेंशन हुआ। हाँ, और नतीजा वही हुआ, इकोनॉमी तो बढ़ी लेकिन महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी। और यही वो बैकग्राउंड था जिसमें जॉनसन ने मार्टिन को टेक्सास बुलाया था। बिल्कुल, और फेड की प्रतिक्रिया उस वक्त धीमी रही, अपर्याप्त रही, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता अभी उतनी मजबूत नहीं थी। फिर 1969 में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बने। तब तक महंगाई 6.4% तक पहुंच चुकी थी, काफी ज्यादा। शुरुआत में तो निक्सन प्रशासन ने महंगाई रोकने के लिए नीतियां सख्त की, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों। हाँ, उससे महंगाई कुछ कम हुई, लेकिन इकोनॉमी स्लो हो गई, मंदी आ गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर जो हुआ वो सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। क्या हुआ? निक्सन ने मार्टिन की जगह आर्थर बर्न्स को फेड का प्रमुख बनाया, और अगले 2 साल 1971 और 72 मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में जबरदस्त ढील दी गई। क्यों? सिर्फ एक मकसद से, 1972 का राष्ट्रपति चुनाव जीतना। अच्छा। फिस्कल घाटा बढ़ाया गया। M2 मनी सप्लाई, जो पैसे का एक मापक है, वो फरवरी 1970 में सिर्फ 2.5% बढ़ रही थी, वो नवंबर 1972 आते आते 12.7% की रफ्तार से बढ़ने लगी। बाप रे। और महंगाई को दबाने के लिए ऊपर से वेतन और कीमतों पर कंट्रोल लगा दिया। अच्छा, आर्टिफिशियल कंट्रोल। हाँ, नतीजा 1972 में इकोनॉमी 6.9% बढ़ी और निक्सन आराम से चुनाव जीत गए। इसी को केनेथ रुगॉफ ने पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल कहा है। हाँ, बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए इकोनॉमी को आर्टिफिशियली बूस्ट करना। चुनाव जीतने के बाद कहानी पलट गई होगी फिर। बिल्कुल, नीतियां फिर से सख्त कर दी गई, वेतन मूल्य नियंत्रण हटा दिए गए, और फिर महंगाई बेलगाम हो गई, 1951 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। और तभी पहला ओपेक तेल संकट भी आया था ना? हाँ, उसी वक्त, जिसने तेल की कीमतें बढ़ाकर आग में घी डालने का काम किया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी उसी दौरान, ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूट गया था। हाँ, जिसमें डॉलर सोने से जुड़ा था और एक्सचेंज रेट फिक्स थे। उसके टूटने का मतलब था कि डॉलर की कीमत अब सोने पर नहीं, बल्कि फेड की नीतियों और उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर हो गई थी। दुनिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ रही थी। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन में फंस गई। हाँ, स्टैगफ्लेशन यानी हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो ग्रोथ, ये किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। इस दौरान फेड की नीतियां भी बहुत अस्थिर रहीं। ब्लिंडर ने उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक कहा है। हाँ, मतलब कभी सख्ती, कभी नरमी, कोई दिशा नहीं। पहले ब्याज दरें बढ़ाईं, फिर घटा दी, फिर बढ़ा दी। पूरा दशक ही उथल पुथल भरा रहा। और दशक के अंत में जब लगा कि महंगाई शायद कुछ काबू में आ रही है, तभी दूसरा ओपेक तेल झटका लगा। और 1979 तक महंगाई दर 14% पहुंच गई। 14%, सोचकर ही डर लगता है। इसी पूरे दौर को 1965 से 1982 तक अमेरिका में ग्रेट इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस संकट के चरम पर 1979 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष पॉल वोल्कर को फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाया। वोल्कर, जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। हाँ, और उन्होंने आते ही महंगाई रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ब्याज दरें इतनी बढ़ा दी जितनी पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। एक समय पर फेड फंड्स रेट 20% से भी ऊपर चला गया। 20%? आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और मनी सप्लाई पर भी बहुत सख्ती की। इसका असर तो हुआ होगा। हाँ, असर हुआ। महंगाई धीरे धीरे नीचे आई, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। मंदी आई होगी। 80 के दशक की शुरुआत में गहरी मंदी आई। बेरोजगारी 10.8% तक पहुंच गई। सालों बाद वोल्कर ने खुद कहा था कि उन्होंने महंगाई को दिवालियापन पैदा करके तोड़ा था।
बाय कॉजिंग बैंक्रप्सीज। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, और इसी वोल्कर शॉक को मतलब ज्यादातर लोग फेडरल रिजर्व की असली स्वतंत्रता और उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी का जन्म मानते हैं। मतलब यहीं से साबित हुआ कि एक स्वतंत्र सेंट्रल बैंक मुश्किल फैसले ले सकता है। हाँ, कि वो शॉर्ट टर्म में भले ही अलोकप्रिय हो, दर्दनाक फैसले ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता और साख ये दोनों जुड़े हुए हैं। सिर्फ स्वतंत्र होना काफी नहीं है, सेंट्रल बैंक को ये साबित भी करना पड़ता है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सक्षम भी है। लेकिन वोल्कर शॉक का एक और पहलू भी है जिस पर ORF लेख ध्यान दिलाता है। हाँ, और जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वॉल्कर ने खुद अपनी आत्मकथा कीपिंग एट इट में लिखा कि ब्रिटन वुड्स टूटने के बाद ये साफ हो गया था कि डॉलर की वैल्यू अब सोने पर नहीं बल्कि फेड की मनी सप्लाई कंट्रोल करने और महंगाई खत्म करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। अच्छा, तो 70 के दशक की जो लगातार महंगाई थी वो सिर्फ तेल के झटकों या गलत सरकारी नीतियों का नतीजा नहीं थी, वो ब्रेटन वुड्स के खत्म होने से जो एक फंडामेंटल व्यवस्था परिवर्तन या रिजीम शिफ्ट हुआ था उसका भी नतीजा थी। मतलब एक पूरा सिस्टम बदल रहा था। हाँ, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी का बुंडेस बैंक, वो सब इस नई सच्चाई से जूझ रहे थे। वॉल्कर और बाकी पश्चिमी सेंट्रल बैंकों की जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी थी उसी ने आधुनिक सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी और स्वतंत्रता की नींव रखी। चलिए अब इतिहास के जरूरी सबक के साथ वापस आज के समय पर आते हैं। हाँ, ORF लेख और कई दूसरे विश्लेषण ये इशारा कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में फेड का प्रदर्शन कैसा रहा है? मतलब मिला-जुला कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ 2021-22 में जो महंगाई आई, सरकारी खर्च और सप्लाई चेन की दिक्कतों से उसका सही अंदाजा लगाने में फेड नाकाम रहा, जो एक बड़ी चूक मानी गई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हाल में उसने बिना गहरी मंदी लाए महंगाई को काफी हद तक कम करने में सफलता भी पाई है, जिसे एक उपलब्धि भी माना जा रहा है। हाँ, लेकिन जैसा कहते हैं ना, सेंट्रल बैंकों के पास, खासकर फेड जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल बैंक के पास मिले जुले रिकॉर्ड रखने की गुंजाइश बहुत कम होती है। हाँ, उनकी साख बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल। और यहीं पर आज की चुनौतियां और गहरी हो जाती हैं। अमेरिका अब एक नए तरह के ट्राइलेमा यानी त्रिसंकट का सामना कर रहा है। ट्राइलेमा वो क्या है? मतलब 3 ऐसी चीजें जिन्हें एक साथ साधना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका पर कर्ज का भारी बोझ है, हाँ, डेट पाइल। दूसरी तरफ उसका प्राइमरी डेफिसिट यानी ब्याज भुगतान हटाकर जो सरकारी घाटा है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरा वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरें कम रखना चाहता है। अब ये तीनों लक्ष्य एक साथ हासिल करना लगभग नामुमकिन है। कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और कई अर्थशास्त्री जैसे जेमी रश और उनके सहलेखक अपनी किताब प्राइस ऑफ मनी में कहते हैं कि कई स्ट्रक्चरल कारण हैं, जैसे बेबी बूमर पीढ़ी का बूढ़ा होना, उनके स्वास्थ्य और पेंशन पर खर्च बढ़ना, AI में भारी निवेश की जरूरत, ग्लोबल सप्लाई चेन का बदलना, डी ग्लोबलाइजेशन, बढ़ता प्रोटेक्शनिज्म और सबसे जरूरी सरकारों पर बढ़ता कर्ज का बोझ। इन सब वजहों से क्या हो रहा है? इन सब वजहों से शायद वो 40 साल पुराना दौर जिसमें कम महंगाई और कम ब्याज दरें थीं अब खत्म हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा दबाव शायद अमेरिका की अपनी बिगड़ती फिस्कल स्थिति का है। और राजनीतिक अनिश्चितता जैसे ट्रंप का दबाव या भविष्य में ऐसे दबावों का डर। हाँ, वो इसे और मुश्किल बना देती है। मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो फेडरल रिजर्व अब खुद को इसी नई अनिश्चित और शायद बदल चुकी व्यवस्था में पा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नई व्यवस्था पूरी तरह आ चुकी है या अभी बन रही है? बिल्कुल। और फेड और दुनिया भर के बाकी सेंट्रल बैंकों की भविष्य की क्रेडिबिलिटी इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो इस बदलाव को बाजार से पहले कितना समझ पाते हैं और कितनी जल्दी अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट कर पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने ORF के लेख के जरिए देखा कि फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता कोई स्थायी चीज नहीं है। हाँ, ये लगातार राजनीतिक दबावों और आर्थिक सच्चाइयों के बीच विकसित होती रही है। 1970 के दशक की ग्रेट इन्फ्लेशन और पॉल वोल्कर के कड़े कदमों ने आधुनिक, स्वतंत्र और विश्वसनीय सेंट्रल बैंक की नींव रखी। बिल्कुल।
आज फेड एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता पर राजनीतिक हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही वो एक संभावित नई आर्थिक व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शायद कम ब्याज दरों का लंबा दौर खत्म हो जाए और अमेरिका कर्ज, घाटे और ब्याज दरों के एक मुश्किल ट्रायलेमा में फंसा दिख रहा है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सबको, नीति निर्माताओं को, जागरूक नागरिकों को सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? कि अगर हम वाकई एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कर्ज का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा और जहां महंगाई और ब्याज दरें भी शायद अतीत की तुलना में ज्यादा रहेंगी, तो सेंट्रल बैंकों को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने और प्राइस स्टेबिलिटी के अपने मुख्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए किन नए औजारों, नई रणनीतियों या कम्युनिकेशन के नए तरीकों की जरूरत होगी? क्या वोल्कर के दौर के सबक आज भी उतने ही काम के हैं? या हमें पूरी तरह से एक नए पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में सोचना होगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है शायद। ये थी ORF में प्रकाशित लेख पर आधारित हमारी आज की गहन चर्चा। उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता के इस ऐतिहासिक सफर और मौजूदा चुनौतियों के विश्लेषण से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आर्थिक नीति निर्माण की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने में मदद मिली होगी। हाँ, जो न सिर्फ ग्लोबल नजरिए से अहम है, बल्कि जैसा हमने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकती है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हाँ, और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस तरह के और विश्लेषणों और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए स्रोत के साथ। धन्यवाद।